नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशी वॉइस चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी का ससुराल। देख सिम्मी, मेरी बात ध्यान से सुन और इसे अपने दिमाग में गांठ बांध ले। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी का रोब सहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तुझे दो बातें सुनाए तो तू चार सुना देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रख, उसकी नस पकड़ ले, समझी? फिर मौका देखकर सास ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसलिए बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सिम्मी ये सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और वैसे भी अभय के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराजगी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ, ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, न कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी। आजकल लड़कियों को दो कदम आगे रहना पड़ता है। ये थे कावेरी जी के विचार। कावेरी जी, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा रोहन उनसे अलग रहता था और बेटी सिम्मी की शादी नजदीक थी, और वो चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता न करना पड़े। इसलिए आज वो ये अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी। और जैसे जैसे वो बोल रही थी, सिम्मी के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगी थी। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। सिम्मी अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? माँ ने एक पल को उसकी ओर देखा और फिर हल्के से हंसी और बोली, अरे सिम्मी, पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना वो एक कदम भी न उठा सके। उसकी हर सांस में तू बस जाए तो वो वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक कड़वाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख लेना बेटी। हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ा ले गई मुझसे दूर। सिम्मी ने माँ की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप ये बताओ, अपने भैया को फोन किया या नहीं? सिम्मी की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया और करूंगी भी नहीं। क्यों माँ? कब तक इस नाराजगी को सीने से लगाए रखोगी? सिम्मी ने सवाल किया। कावेरी ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ किया क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन माँ, सिम्मी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। आंखों में आग सी भड़क उठी और वो गुस्से से तमतमाते हुए कुर्सी से उठी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। सिम्मी हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थी और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने आखिर ऐसा भी क्या कर दिया था कि वो उन्हें माफ नहीं कर सकती? वो सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ सिम्मी के बड़े भाई रोहन से जुड़ी थी। रोहन कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की अनन्या से प्यार कर बैठा था। अनन्या गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी के गुण थे और रोहन उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन सिम्मी की माँ कावेरी जी के मन में कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और जहाँ वो कहेंगी
उनका बेटा रोहन उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। कावेरी जी रोहन की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने वो गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाए कि देखो, ये है मेरी बहू जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज लाई है। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती, उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब कावेरी जी ने रोहन से ये बात कही तो उसने साफ कह दिया, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा। मानो सुना तो वो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, रोहन ने दोहराया। कावेरी जी की सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई और जब उन्हें पता चला कि वो लड़की गरीब घर की है, फिर तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। रोहन ने अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर कावेरी जी का दिल तो जैसे पत्थर हो चुका था। कोई और रास्ता न पाकर एक दिन रोहन ने कोर्ट मैरिज कर ली और अनन्या को घर ले आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रोहन और उस लड़की अनन्या को एक साथ देखा वर वधू के रूप में, तो कावेरी जी के भीतर की जिद और अहम फट पड़े। कावेरी जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। रोहन ने अपनी माँ के पांव में गिरकर माफी मांगी और अनन्या को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु कावेरी जी ने नजरें फेर ली। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन रोहन को भरोसा था कि माँ की नाराजगी चिरस्थायी नहीं है, वे केवल कुछ समय के लिए नाराज हैं। लेकिन जब वे अनन्या के सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता को जानेंगी तो उसे स्वीकार कर लेंगी, उसे अपनाने लगेंगी। लेकिन उसकी ये उम्मीदें जल्द ही निराशा में बदलने लगी। कावेरी जी का व्यवहार अनन्या के लिए हर दिन और कठोर होता जा रहा था। सिम्मी ने भी अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन कावेरी जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोहन बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वो दूसरे शहर चला गया। वो जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं होगी, इसलिए समय को ही मरहम बनने दिया। माँ की नाराजगी के बावजूद रोहन हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता था, बिना चूके। सिम्मी के जरिए वह घर की खबर रखता और खुद भी कभी कभी माँ को फोन करता, पर माँ हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती। हालांकि कावेरी की बेटी सिम्मी की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन कावेरी जी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि सिम्मी के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार सिम्मी की शादी का दिन आ ही गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए रोहन ने पहले ही अपनी माँ के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। कावेरी जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे रोहन और बहू अनन्या को शादी का न्योता नहीं दिया था। सिम्मी ने कई बार माँ से कहा, माँ, भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर कावेरी जी हर बार बात टाल देती। लेकिन रोहन अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। सिम्मी को विश्वास था कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही सिम्मी को आशीर्वाद देने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। सिम्मी जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब रोहन अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर सिम्मी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भैया, तुम आ गए, मुझे पता था तुम नहीं रुक पाओगे। अनन्या ने भी सिम्मी को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो सिम्मी, खुश रहना हमेशा। रोहन ने माँ की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए, पर कावेरी जी ने मुंह फेर लिया। तो रोहन सिम्मी के सिर पर हाथ फेर कर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया।
शादी की रस्में पूरी हुई और सिम्मी अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उनके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रिवाजों की चहल पहल के बाद ससुराल में सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सिम्मी भी अभय के साथ अपने कमरे में थी, जहां उसे नींद ने जल्द ही आ घेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल गई और सिम्मी की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अभी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी नजरों से छत को देख रही थी। तभी उसका फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। अभय उस वक्त वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? सिमी ने हल्के हंसते हुए कहा। कावेरी जी की आवाज में वही चीर परिचित वाक्पटुता थी। अरे, मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल न लूं तो माँ कहलाऊंगी। बोल, वहां सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? सिम्मी हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे माँ, सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? कावेरी जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन से तुझे काम पर लगा देंगे ये लोग। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो बोली थी कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देंगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? सिम्मी ने माँ की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वो कुछ कहने वाली थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अभय बाहर आया। सिम्मी ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? सिम्मी ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ का था, बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद अभय भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि सिम्मी के माथे पर शिकन थी। हाथों की उंगलियां आपस में गुत्थम गुत्था हो रही थी। अभय ने उसका चेहरा गौर से देखा और मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे, चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं। और माँ, माँ के तो क्या ही कहने, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चलें बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। सिम्मी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी शांति जी, सिम्मी की सास ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। सिमी थोड़ा झिझकी और शांति जी ने मुस्कुराते हुए उसके और अभय के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गरम पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे शांति, ये क्या? बहू ने तो घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है। इसे बोलो घूंघट करने को। बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े ही घूमती हैं। जमाना भले ही बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को सिमी सकपका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उसे ये गलती करने पर कुछ सुना देंगी, पर शांति जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में दीपा को घूंघट किए देखा था क्या? दीपा शांति जी की बेटी और अभय की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा हैं। ताई जी ने चौंक कर कहा, वो तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट करेगी भला? शांति जी अब भी मुस्कुराते हुए सिम्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो ये भी तो मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरी दीपा जैसी ही है। बेटी और बहू
इस घर में बराबर हैं, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के लफ्ज सिम्मी के कानों से होते हुए दिल में उतर गए। उसके भीतर ही भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ी हो। ये वही सास थी जिनके बारे में माँ ने सौ संदेह पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पग फेरे की रस्म के बाद सिम्मी और अभय कुछ दिन घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वो 10 दिन कभी न भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। अभय का प्यार, उसकी छोटी छोटी शरारतें और सिम्मी का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बंधे चले गए। जब वो वापस लौटे तो सिम्मी ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वो थकान के बावजूद रसोई में शांति जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि ये उसका फर्ज है। एक शाम जब सिम्मी चाय की चुस्कियां लेते हुए शांति जी के साथ सब्जी काट रही थी, शांति जी ने उसे प्यार से टोका, सिम्मी, ये चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है। ये घर तेरा है बेटी, यहाँ उतने ही आराम से रहे जितना अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। सिम्मी ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं, सारा बोझ आप पर पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उसकी बातें शांति जी के दिल को छू गई। शांति जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, अपनी उसमें ध्यान दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना। मुझे तो खाना बनाने का शौक है। फिर वो थोड़ा रुक कर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो, उससे तो बेहतर है काम कर ले। सिम्मी की आंखें चौड़ी हो गई। सच माँ जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वो हैरान थी। शांति जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो सब्जी तूने खाई थी ना, वो तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। सिम्मी का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को तो देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। वो भी हंस पड़ी। एक दिन शाम को जब सिम्मी स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि शांति जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। सिम्मी जी ने बैग किनारे रखा और शांति जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आजा सिम्मी बेटा, आज तेरे लिए खास पकोड़े बन रहे हैं। शांति जी ने एक पकोड़ा उठाकर सिम्मी को खिला दिया तो सिम्मी हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकोड़े बनाते हैं। बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार शांति मुझे ही पकोड़े तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर तोड़ गई। तो सिम्मी को महसूस होने लगा जैसे वो इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठहाकों से मग्न थे कि सिम्मी का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से कावेरी जी की आवाज आई, क्यों सिम्मी, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद? क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? सिम्मी ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तो हम सब खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था मैं बाद में बात करूंगी। कावेरी जी की आवाज और चुपती गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, नौकरानी मत बन उनके घर में। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। सिम्मी का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती थी। ये घर मेरा भी तो है अब। अच्छा, तू ये बता, कब आ रही है मुझसे मिलने?
सिम्मी एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगी। क्या? अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वो मना कर दे तो तू नहीं आएगी? अगर तू यूं ही सब करती रही तो कभी भी सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी, न कभी आजादी मिलेगी, न अपना वक्त। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ, आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। कावेरी जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ आता है। अब मैं फोन रखती हूँ। फोन कट होने के बाद वह बैठक में लौट आई, जहाँ शांति जी चाय पी रही थी। किसका फोन था बेटा? माँ का, सिम्मी ने कहा। शांति जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी। माँ तो माँ होती है, हालचाल लिया करो उनका और मिल भी आया करो। सिम्मी ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। फिर शांति जी बोली, ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो अभय ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन जब सिम्मी मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही कावेरी जी की आंखें फैल गई और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। पूरा दिन उन्होंने सिम्मी के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को सिम्मी अभय के साथ वापस आ गई। अगले दिन उसे स्कूल जाना था, लेकिन वो सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। सिम्मी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा, लेकिन माँ का नाम देखकर वो हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह क्या हुआ? उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से कावेरी जी की कांपती, दर्द भरी आवाज आई, बेटी तू जल्दी आ, मुझे उठा नहीं जा रहा, न जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूँ। माँ की कांपती आवाज सुनकर सिम्मी के हाथ से कंघी छूट गई। उसकी सांसें थम सी गई। वो दौड़कर अभय के पास गई, जो अभी बिस्तर पर था। अभय, माँ को कुछ हो गया है, वो गिर गई हैं, जल्दी चलो। अभय एकदम से उठा और शांति जी को आवाज दी, माँ, सिम्मी की माँ को चोट लगी है। अभय ने फौरन गाड़ी निकाली। शांति जी भी बिना वक्त गंवाए तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ। अभय ने गाड़ी स्टार्ट की। सिम्मी और शांति जी साथ बैठे और तीनों कावेरी जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कावेरी जी फर्श पर थी, दर्द में कराहती हुई। चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। माँ, सिम्मी झुककर उनके पास बैठ गई। शांति जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। सिम्मी ने माँ का हाथ थाम लिया। कावेरी जी की आंखें नम थी, पर वो चुप थी। शांति जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, सिम्मी और अभय है ना, सब संभाल लेंगे। सिम्मी ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ, घर का काम भी देख लूंगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही शांति जी ने बड़े अपनेपन से कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेली कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहां सब होंगे। तू, मैं, अभय मिलकर देखभाल करेंगे तो ठीक भी जल्दी होंगी। कावेरी जी ने पहले तो विरोध करना चाहा,
होठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया। अभय ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब मिलकर कावेरी जी को कार में बैठाकर घर ले आए। सिम्मी ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब उसका पूरा ध्यान माँ की देखभाल में था। वो माँ की दवाइयों और बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही थी, तो शांति जी रसोई संभाल रही थी। आज वो उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। कावेरी जी, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थी, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी। अरे, आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, कावेरी जी संकोच के साथ बोली। तो शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी? आप मेरी सिम्मी की माँ हैं, तो मेरे लिए भी घर की हैं। बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। कावेरी जी अब भी सिम्मी और अभय के घर पर थी। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी। आज सैटरडे नाइट थी, तो हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। अभय और सिम्मी कावेरी जी को भी व्हीलचेयर पर बिठाकर लिविंग रूम में ले गए, जहां टीवी रखा था। शांति जी पहले से ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख दिए थे। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। शांति जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती और फिल्म के मजेदार सीन का आनंद लेने लगती। सिम्मी और अभय तो मजेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते, तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। कावेरी जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थी। उस रात कावेरी जी को नींद नहीं आई। इस घर के माहौल को देखकर वो हैरान थी। यहाँ सबके बीच एक अनोखा प्यार था। कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। सिम्मी को ये लोग कितना चाहते थे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हैं, पर ये दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सुकून पनपने लगा था। ये घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, ये एक ऐसा आशियाना था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं था। हर कोने से खुशियां चहकती थी। अब तो कावेरी जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी, मैं अपनी सिम्मी को। लेकिन अब सिम्मी की 1 हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। स्कूल से फोन आया था, वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थी और बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी जरूरी थी। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उस समय शांति जी भी वहीं बैठी थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। तो सिम्मी बोली, वो माँ जी, स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है, मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उसकी आंखों में घुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ झलक रहा था। अरे, तो हम हैं ना बेटा, परेशानी क्या है? शांति जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर, मेरा मतलब है आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी? सिम्मी, उन्होंने शांत लेकिन भरोसे से भरे स्वर में कहा, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा, यहाँ मैं हूँ ना, और मेड भी लौट आई है गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी जरूरी है और माँ की देखभाल भी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। सिम्मी ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। शांति जी की एक बात ने सिम्मी का मन हल्का कर दिया। सिम्मी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं कल से स्कूल जाऊंगी। शांति जी ने सिर पर हाथ रखा। जाओ, अपना काम मन लगाकर करो और यहाँ की फिक्र मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी कावेरी जी की आंखें आंसुओं से भीग गई। सिम्मी ने
अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे शांति जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। कावेरी जी की देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। दवाइयाँ समय पर खाना, उनकी पसंद का और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे कावेरी जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वो खाली वक्त किटी पार्टियों में बिताया करती थी, जहाँ लोग एक दूसरे की बुराइयां और हैसियत के दिखावे में ही लगे रहते थे। वही आजकल वे शांति जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थी। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थी। ये बदलाव देख सिम्मी का मन खुश था। अब कावेरी जी लगभग ठीक हो चुकी थी, थोड़ा बहुत चलने भी लगी थी। एक दिन सिम्मी ने उन्हें खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। माँ, आप चल रही हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो उनके गले लग पड़ी। एक शाम शांति जी और कावेरी जी सोफे पर साथ बैठे थे। चाय के प्याले हाथ में लिए कावेरी जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूँ अपने घर लौट जाऊं। शांति जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी, यहीं रहिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। सिम्मी है, अभय है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले क्या करेंगी? परेशान ही होंगी। कावेरी जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं, यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले सिम्मी के पापा मुझे छोड़ गए, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि रोहन के लिए लड़की मैं चुनूं, तो क्या गलत था? इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका समाज में, खूब धन संपत्ति थी, लेकिन रोहन ने तो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोली, अब तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, बात तक भी नहीं करती। शांति जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा। लेकिन बहन जी, एक बात बताइए, क्या आपने एक बार भी रोहन की बात सुनने की कोशिश की? कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने की या जानने की कोशिश की? कावेरी जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वो गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वो बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वो अपने बनाए रास्ते पर खुश है, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? कावेरी जी की आंखें कुछ पल को दूर कहीं टिक गई, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ शांति जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं? गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किट्टी की सहेलियां हंसने लगी थी मुझ पर, मजाक बनाकर रख दिया उन्होंने मेरा। वो सब हुआ रोहन और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? शांति जी ने उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराई। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर आपने रिश्ते खराब कर देना क्या सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आप समझ ही नहीं पाई। ये बात सुनकर कावेरी जी सन्न रह गई। फिर शांति जी जरा पास खिसक आई और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, पर कभी कभी वो जैसा चलती है वैसी ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, अभय के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी, अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन अभय ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वो सिम्मी से प्यार करता है और उसी के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने अभय के फैसले का सम्मान किया,
शांति जी आगे बोली, क्योंकि हमें उसकी खुशी प्यारी थी। अगर उस वक्त हम भी धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वो रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल ना होती और मुझे जिंदगी भर उसका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी ना पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है। लेकिन बहन जी, आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर जब इन्हें अहम बना लिया जाए तो ये जिंदगी को बोझ बना देती हैं। और आप भी यही गलती कर बैठी हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। कावेरी जी के दिल में हलचल मच रही थी। होठ हिले पर शब्द नहीं निकले। शांति जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। सिम्मी ने मुझे बताया कि वो आपके घर का पूरा खर्चा उठाता है। अक्सर सिम्मी को फोन करता है, सिम्मी और अभय से बात करता है, उसका हाल चाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन से आप गिरी हैं रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो ये है कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। कावेरी जी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर गला रूंध गया। कई बरसों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उनकी कांपती उंगलियों ने शांति जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात कावेरी जी को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी रही, मगर आंखें छत की ओर टिकी थी। सुबह जब सिम्मी उठी तो देखा माँ चुपचाप तैयार हो रही है। क्या हुआ माँ? सिम्मी ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया। सिम्मी, मैं अपने घर लौट रही हूँ। सिम्मी हैरान थी। माँ, आप ठीक तो है ना? अचानक ये क्या? उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन कावेरी जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सब ने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार अभय उन्हें कार से घर छोड़ आया। कुछ देर बाद सिम्मी ने माँ को फोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी। शाम ढलती गई कि सिम्मी के फोन की घंटी बजी। वो झट से उठी और जल्दी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, सिम्मी का दिल कांप उठा। क्या? वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली, और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई, गला भर आया। फोन सुनते सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। इधर शांति जी और अभय उसे यूं रोते देख घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ सिम्मी, कुछ तो बताओ। लेकिन सिम्मी बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, बात क्या है? शांति जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर सिम्मी अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। शांति जी चौंकी। बात क्या है बेटा? तो सिम्मी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था, वो कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर है। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए थे। सुनकर शांति जी की आंखें नम हो गई। सच में? कावेरी जी अपने बेटे के पास? अभय ने पास आकर कहा। ये तो कमाल हो गया। सिम्मी ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया। पता है माँ जी, माँ ने ना केवल भैया को गले लगाया, बल्कि उनसे माफी भी मांगी। फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही, बार बार माफी मांगती रही। भैया ये सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। सिम्मी की हिचकियों में अब राहत घुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर सिम्मी ने धीरे से कहा। ये बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, सिम्मी, मेरी आंखों पर एक पर्दा था, अपने ही अहम और पूर्वाग्रहों का। मैं बहू में कमी ढूंढती रही, पर दरअसल कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की
तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूँ सिम्मी, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां नजर आई। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सास ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरी सास रखती है। और फिर माँ बोली, अब फोन रखती हूँ, तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए सिम्मी ने अपनी बात पूरी की तो शांति जी ने सिम्मी के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थी। देखा बेटी, माफी में वो ताकत होती है जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर देती है। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मनमुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। शांति जी सिम्मी के आंसू पोंछते हुए बोली तो सिम्मी ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वो आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।